गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। भारत ने रविवार को लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने रविवार को ओडिशा के तट पर यह टेस्ट किया है। भारत के लिए बड़ी कामयाबी माने जा रही इस मिसाइल टेस्ट पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा है कि पहले से ही भारत के पास क्रूज मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप और दूसरी उन्नत मिसाइलें हैं। अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी हो गई है। वहीं पाकिस्तान की इस तरह की उन्नत तकनीक की मिसाइलें नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है। चीमा ने आगे कहा, पाकिस्तान के पास जो सबसे बेहतर मिसाइल है वो करीब 2800 किलोमीटर तक जा सकती है। दूसरी ओर इंडिया की ICBM 5000 किलोमीटर तक जा सकती है। वहीं पाकिस्तान के उलट इंडिया करीब 10 साल पहले MTCR का मेंबर बन चुका है। इससे ये होगा कि भारत लंबी दूरी की मिसाइल बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने जाएगा तो तमाम प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते कुछ बेहतरी की तरफ है, लेकिन अगर इस तरह की मिसाइल पर आगे बढ़ा तो मुमकिन है कि इस्लामाबाद के लिए मसला हो जाएगा। इस दौरान चीमा ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की भी जमकर तारीफ की। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में अच्छी हालात में नहीं है। पाकिस्तान अगर ऐसी कोई मिसाइल बनाना भी चाहेगा तो शायद ही टेस्ट करने का हौसला कर पाएगा। भारत के मंत्री राजनाथ सिंह धड़ल्ले से यह कह सकते हैं कि हमने टेस्ट किया, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए करना मुश्किल है। पाकिस्तान को कोई प्रतिबंध लगा तो भी बुरा फंस जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले से ही अच्छी नहीं है। ऐसे में भारत की तरह उसके लिए किसी मिसाइल प्रोग्राम पर बढ़ना आसान नहीं होगा। डीआरडीओ ने ओडिशा में लंबी दूरी की जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, उसे 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल ऊपरी वायुमंडल में ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक स्पीड से चलती है। यह 6200 किलोमीटर प्रति घंटा 3850 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का आकार इसे टारगेट की ओर बढ़ने की अनुमति देता है। ग्लाइड वाहन को एक मिसाइल के साथ जोड़ा जाता है, जो इसे आंशिक रूप में मैनुअर में लॉन्च कर सकता है। आइए बात करें नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अगले महीने दिसंबर में चीन के दौरे पर जा रहे हैं। वो 2 से 6 दिसंबर तक बीजिंग में रहेंगे। इस साल जुलाई में चौथी बार PM बने कोहली के इस दौरे पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। इसकी वजह यह है कि अभी तक नेपाल के प्रधानमंत्री अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत को चुनते रहे हैं, लेकिन ओली ने इसे परंपरा को तोड़ते हुए बीजिंग को चुना है। इस लिहाज से उनका ये दौरा चर्चा का सबब बन रहा है। ओली की चीन यात्रा तब हो रही है जब उनको भारत की ओर से दिल्ली आने का न्योता नहीं दिया गया। स्टार न्यूज़ ग्लोबल की रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि ओली के भारत की बजाय चीन जाना दिल्ली की ओर से प्रोटोकॉल की चूक रही है या फिर जानबूझकर नाराजगी दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है। नेपाली पत्रकार युवराज घिमरे ने स्टैंडर्ड ग्लोबल से कहा है कि कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी और KP ओली न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मिल चुके हैं। घिमिर का कहना है कि PM मोदी और PM ओली जब न्यूयॉर्क में करीब आधे घंटे तक साथ थे, इस दौरान मोदी ने ओली से कहा था कि वो काठमांडू आने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने ओली को दिल्ली आने का न्योता नहीं दिया। उनका कहना है कि भारत की प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेस लिए है, जो ओली की CPN के साथ गठबंधन में है। NC नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा की पत्नी आरजू राणा देववा अगस्त में भारत आ चुकी है। घिमरे का मानना है कि भारत को यह पसंद आया कि मौजूदा व्यवस्था के बजाय NC और माओवादी नेता प्रचंड एक साथ आए। डेनमार्क में नेपाल के पूर्व राजदूत विजयकांत कर्णे ने आश्चर्य जताया कि हर नए नेपाली प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा क्यों करनी पड़ती है, चाहे वह दिल्ली हो या फिर बीजिंग। उन्होंने पूछा, अगस्त में आरजू की यात्रा को छोड़ दे तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इस साल की शुरुआत में जनवरी में काठमांडू आए थे। इस दौरे पर भारत को 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात, सीमा पार बिजली संपर्क आदि सहित कई अहम समझौते हुए थे। जब इतना कुछ पहले ही तय हो चुका है तो ओली की एक और दिल्ली यात्रा से क्या हासिल होने की उम्मीद है। विजयकांत कर्ण ने चीन की ओली की यात्रा के औचित्य पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, चीन नेपाल के लिए $200 मिलियन की राशि के बजटीय समर्थन पर आगे नहीं आया है। चीन ने 2017 में पहली बार घोषित था, उसके बाद से हर VIP यात्रा के दौरान दोहराए गए BRI परियोजनाओं पर कोई प्रगति नहीं की है। ऐसे में चीन से भी उम्मीद कम ही है। आइए हम बात करें स्मॉग की। दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण का संकट अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ दिल्ली समेत उत्तरी भारत खतरनाक स्तर के स्मॉग से जूझ रहा है, तो पाकिस्तान में भी स्थिति उतनी ही गंभीर है। पाकिस्तान के पंजाब, पेशावर, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 2000 के खतरनाक स्तर को पार कर गया है। पाकिस्तान में वायु प्रदूषण इतना खतरनाक है कि पिछले महीने 19.1 लाख से ज़्यादा लोग सांस की बीमारियों से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हुए। पूरे पंजाब में अस्पताल भरे पड़े हैं। लाहौर में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। स्मॉग की वजह से एक ही दिन में 75,000 से ज़्यादा लोगों को मेडिकल हेल्प लेने पर मजबूर होना पड़ा।
पिछले महीने अकेले लाहौर में 1,33,429 सांस की बीमारियों के मामले सामने आए, जिनमें 5,577 अस्थमा के मरीज शामिल हैं। बढ़ते संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में आपातकालीन उपाय किए गए हैं, जिनमें स्कूल, कॉलेज और पार्क बंद करना, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है। इन कदमों के बावजूद लाहौर और मुल्तान जैसे शहरों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। मुल्तान में हाल ही में 2000 से ज़्यादा का खतरनाक AQI दर्ज किया गया। खतरनाक वायु प्रदूषण से परेशान पाकिस्तान और भारत के साथ पर्यावरण पर मिलकर काम करना चाह रहा है। अजरबैजान के बाकू में क्लाइमेट समिट में पहुंचे पाकिस्तानी अधिकारियों ने संकट से निपटने के लिए सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। पंजाब में जलवायु परिवर्तन के निदेशक आबिद लतीफ़ ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि धुंध के कारण हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से चलने वाली हवाएं प्रदूषण को सीमा के पार ले जाती है। क्षेत्रीय सहयोग जरूरी है और हम भारत और पड़ोसी देशों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चर्चा में शामिल होने का आग्रह कर रहे हैं। पंजाब जलवायु विभाग के सचिव जहांगीर अनवर ने इस बात पर जोर दिया कि यह विभाजन का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्वी हवाएं प्रदूषण को पाकिस्तान में लाती है, जबकि पश्चिमी हवाएं उन्हें भारत में ले जाती है। ये एक साझा संकट है जिसके लिए एकजुट प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। बात करते हैं पाकिस्तान में इंटरनेट की। पाकिस्तान के धार्मिक संस्थान इस्लामिक विचारधारा परिषद ने शुक्रवार को जारी किए गए फतवे पर सफाई दी है। फतवे में कहा गया कि इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN इस्लाम विरोधी है। इस फतवे का पाकिस्तानी आवाम ने विरोध किया तो परिषद ने कहा कि अगर VPN का इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, ईश निंदा करने या चरित्र हनन के लिए किया जाता है तो इस्लाम के खिलाफ है। इस्लामिक विचारधारा परिषद CII के अध्यक्ष अल्लामा रगी नईमी ने एक इंटरव्यू में अपने बयान में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि कोई भी पंजीकृत या अपंजीकृत VPN अगर अभद्र या अनैतिक साइटों तक पहुंचने का प्रयास करता है, चरित्र हनन करता है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बयान दिए जाते हैं या इस चिंता की घटनाएं की जाती है, तो VPN का उपयोग करना पूरी तरह से गैर इस्लामी होगा। उन्होंने कहा कि यदि VPN का उपयोग शिक्षा, संचार या सकारात्मक संदेश देने के लिए किया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई VPN रजिस्टर करने के बाद सकारात्मक गतिविधि या सकारात्मक आलोचना करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नईमी ने कहा कि VPN लोकेशन को छिपा देता है, कौन कहाँ से काम कर रहा है किसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए जब हम इन तकनीकी मामलों के बारे में बात करते हैं तो कार्रवाई तय करती है कि यह इस्लामी है गैर इस्लामी। यह बिल्कुल लाउड स्पीकर के उपयोग करने जैसा है। पंजाब ध्वनि प्रणाली विनियम अधिनियम 2015 का उद्देश्य सार्वजनिक उपद्रव तथा विवादास्पद प्रकृति के भाषणों को रोकना है, जिनसे सार्वजनिक अव्यवस्था उत्पन्न होने की संभावना है। नईमी ने पाकिस्तानी दूरसंचार प्राधिकरण के हवाले से बताया कि VPN का उपयोग करके प्रतिदिन 15 मिलियन गैर इस्लामिक और अनैतिक साइटों को लोग विजिट कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में X तक पहुंचने के लिए VPN का उपयोग बढ़ गया है। इस पर फरवरी से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इसका इस्तेमाल पोर्नोग्राफिक सामग्री पर प्रतिबंधों का दरकिनार करने और आतंकवादी गतिविधियों जैसे अवैध कामों के लिए भी किया जाता है। पाकिस्तान में VPN का मुद्दा तब उठा जब गृह मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निगरानी रखने वाले टेलीकॉम प्राधिकरण से इसके अवैध इस्तेमाल पर रोक लगाने और कार्रवाई करने का आदेश दिया। सरकार का कहना था कि VPN का अवैध इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.